नमस्कार विद्यार्थीगण। मैं प्रियंका, हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय सिरसा से। आज का हमारा विषय है भारतेंदु जी का साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल। आधुनिक काल के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु का जन्म 1850 में हुआ। इनको हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। कहा जाता है ये बनारस के सुगनी परिवार में जन्मे थे, जो तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनकी जन्मभूमि बनारस उत्तर प्रदेश है। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 में हुई। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र था। भारतेंदु जी के पिता एक अच्छे कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। भारतेंदु जी की अल्प अवस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने में भारतेंदु जी असमर्थ रहे। घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, मराठी, बांग्ला, उर्दू तथा अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। भारतेंदु जी को काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत के रूप में ही मिली थी। उन्होंने 5 वर्ष की आयु में ही निम्न दोहा बनाकर अपने पिता को सुनाया और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 15 वर्ष की अवस्था से ही भारतेंदु ने साहित्य सेवा प्रारंभ कर दी थी। 18 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्र निकाला, जिसमें उसे समय के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं छपती थी। साहित्य सेवा के साथ साथ भारतेंदु जी के समाज सेवा भी चलती रही। इनकी कर्म भूमि हमेशा से ही बनारस रही थी। इनकी निम्न कृतियां हैं। सिर्फ इन्होंने अल्प आयु में इतना साहित्य लिख दिया था। इनके काव्य संग्रह हैं प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, भक्त सरोवर, भारत वीणा, सतसई श्रृंगार, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी और वैजयंती आदि। इनका कथा साहित्य है मदाल सोपाख्यान, हमीरहट, सावित्री चरित्र, कुछ आप बीती, कुछ जग बीती आदि। निबंध संग्रह सुलोचना, परिहास वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण, मदालसा। यात्रा वृतांत हैं सूर्योपार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, जीवनियाँ, सूरदास की जीवनी, जयदेव, महात्मा मोहम्मद। और इनके नाटक भी हैं। इनके कुछ मौलिक नाटक हैं सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, वैदिकामिति, पन विश्वाम, सती प्रताप, प्रेम योगिनी। और अनुदित हैं विद्या सुंदर, धुंध, नाव, मुद्रा राक्षस, भारत जन, पाखंड, विडंबन, कपूर मंजरी, धनंजय, विजय। इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी हैं जिनके आधार पर इनका विशेष महत्व है हिंदी साहित्य में।
इनकी प्रमुख विशेषता है राष्ट्रीय भावना। भारतेंदु जी का जितना भी साहित्य है उसमें हमें राष्ट्रीय भावना देखने को मिलती है। भारतेंदु जी के समय हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के पराधीन था। विदेशी शासकों के अत्याचार से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु जी ने किया। भारतेंदु जी की अधिकतर रचनाएं इसी भावना से ओतप्रोत थी। भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण किया है। वो पंक्तियां हैं: भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन मूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नाही अंग्रेज। इन पंक्तियों के माध्यम से वो अंग्रेज पक्ष है, जो अंग्रेज वर्ग है, उन पर कटाक्ष करते हैं कि किस तरह से वो भारतीयों का शोषण करते रहे हैं। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय अर्थात तालमेल भारतेंदु जी के युग में देखा जा सकता था और भारतेंदु जी की रचनाओं में भी। अंग्रेज कुशल शासक व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर वो भारतीयों का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। इसीलिए वो अपने एक नाटक में इसका वर्णन करते हुए कहते हैं: अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति खारी। कहने का भाव क्या है कि धीरे धीरे जो हमारा भारतीय धन था वो अंग्रेज व्यापार के माध्यम से अपने देश में ले जा रहे थे, जिसके कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी। तो जो भारतेंदु हैं उनके साहित्य की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है कि उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय भावना बढ़ाने का प्रयास किया और लोगों को सचेत करना चाहा अपनी कलम के माध्यम से। दूसरी प्रमुख विशेषता है सामाजिक चेतना, अथवा हम कह सकते हैं समाज का चित्रण। जो रीतिकाल के कवि थे उन्होंने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जो भारतेंदु युग था उसमें सामाजिक जीवन का यथार्थ वर्णन किया गया था। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव के कारण इस काल के में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। इस नवीन सामाजिक चेतना का उदय करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतेंदु जी का, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है जो हमारा हिंदी साहित्य था उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया गया था। जो रीतिकाल था उस समय के जो कवि थे वो दरबारी कवि थे और वो अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए ही साहित्य लिखते थे। लेकिन जब भारतेंदु युग प्रारंभ हुआ तो उस समय के साहित्य ने एक नया मोड़ ले लिया था। साहित्य आम लोगों के लिए लिखा जाने लगा था। अब साहित्य में समाज में जो व्याप्त रूढ़ि कुरीतियाँ थी उनके बारे में लोगों को जागृत कराया जाता था। भारतेंदु जी ने भी इसी भाग को श्रेष्ठ माना है। उन्होंने तत्कालीन समाज में व्याप्त विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्य निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षक करने वाली कविताएं लिखी और सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य विषय बनाया। सामाजिक कुरीतियाँ, छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने
बढ़ चढ़कर योगदान किया। भारतेंदु जी भी इनमें प्रमुख थे। भारतेंदु जी ने अपने एक नाटक के माध्यम से, वो भारतेंदु जी का नाटक भारत दुर्दशा है, उसमें भारत की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं, रोवो सब मिली आओ भारती भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। कि सब भारतीयों को मिलकर रोना आ रहा है, वो रो रहे हैं कि भारत की क्या दुर्दशा हो चुकी है। इस तरह के नाटक को पढ़ के अवश्य ही एक भारतीय को उस समय प्रेरणा मिली होगी कि उसे अपने समाज के प्रति जागृत होना चाहिए। तीसरी उनके साहित्य की प्रमुख विशेषता है भक्ति भावना। भारतेंदु जी को भक्ति भावना पैतृक विरासत में ही मिली थी। उनका भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व। भारतेंदु जी ने पुष्टि मार्ग संप्रदाय को अपनाया था। उन्होंने राधा कृष्ण के रूप में भक्ति का चित्रण किया है। उन्होंने सगुण भक्ति के साथ साथ निर्गुण भक्ति का भी समर्थन किया है। भक्ति को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जिस भक्ति में परमात्मा का रूप रंग आकार हो, वो सगुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति अपने आप में परमात्मा को खोजना या परमात्मा द्वारा बनाए हुए अन्य जीवों में परमात्मा को खोजना। कहने का भाव क्या है, जिसमें परमात्मा का रूप रंग आकार ना हो, वह निर्गुण भक्ति होती है। तो इन्होंने भारतेंदु जी ने भक्ति के दोनों रूपों का ही समर्थन किया है। इन्होंने मुख्यतः सगुण भक्ति पर विशेष बल दिया है, क्योंकि कृष्ण को नायक मानकर और राधा को नायिका मानकर इन्होंने भक्ति को समर्थन दिया है। वे लिखते हैं, मेरे तो साधन एक ही हैं, जग नंदलला वृषभानु दुलारी। जग नंदलला अर्थात श्री कृष्ण, वृषभानु अर्थात भानु, वृष की लड़की राधा। राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वो लिखते हैं, नैन भरी देखी लेहू जय जोरी, मन मोहन सुंदर नर नागर श्री वृषभानु किशोरी। कहाँ कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, वह सावरे यह गोरी। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उनका जो भक्ति भाव था वो भी अनन्य था। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उन्होंने अपने उद्धार की प्रार्थना की है। वो लिखते हैं, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही, नहीं और सो काज। अपना सर्वस्व वो परमात्मा को समर्पित करते हैं। और जो भारतेंदु जी की भक्ति भावना है, जो उनके इष्ट हैं, वो श्री कृष्ण मान्य हैं। आगे है उनके साहित्यिक विशेषताओं में प्रमुख विशेषता है प्राकृतिक चित्रण। प्रकृति चित्रण, कोई भी कवि है या फिर लेखक है, वो प्रकृति से अछूता नहीं रह सकता। पूरी तरह से ही वो प्रकृति पर मानवीकरण करता है, आलंबन करता है, उद्दीपन करता है, उद्दीपन के रूपों को प्रकट करता है और अपने जो मनोभाव हैं उनको व्यक्त करता है। उन्हीं मनोभावों से भारतेंदु जी भी अछूते नहीं थे। भारतेंदु जी ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए उन्होंने प्रकृति का निरूपण किया है। एक ओर तो बसंत वर्षा आदि ऋतुओं का उन्होंने मनोहारी वर्णन किया है, तो दूसरी ओर गंगा यमुना चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। प्रकृति से के माध्यम से नायक नायिका के श्रृंगार चेष्टाओं का भी उन्होंने निरूपण किया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत मनमोहक है। यमुना वर्णन के साथ साथ उन्होंने अन्य वर्णन भी किया है। प्रकृति में ही समावेश हो जाता है उनकी श्रृंगार भावना का।
उनकी श्रृंगार भावना भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है उनके साहित्य की। जो भारतेंदु जी हैं उनका श्रृंगार मर्यादित है। कहने का भाव क्या है, जो आधुनिक काल से पहले का काल था, रीतिकाल के कवियों ने नक्शिक वर्णन किया, नायिका भेद का चित्रण किया, लेकिन भारतेंदु युग में ऐसा नहीं था। भारतेंदु युग में भारतेंदु जी ने जिस श्रृंगार का वर्णन किया वो मर्यादित था। उन्होंने कृष्ण को नायक मानकर और राधा को नायिका मानकर प्रेम लीलाओं का चित्रण किया। भारतेंदु जी की रचनाओं में प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में हम श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति देख सकते हैं। इन्होंने संयोग श्रृंगार के वर्णन के साथ साथ वियोग श्रृंगार का भी सुंदर वर्णन किया है। भारतेंदु युग के अन्य कवियों ने भी इसी तरह से श्रृंगार का वर्णन किया है। हास्य व्यंग्य, भारतेंदु जी के नाटकों की ये सबसे बड़ी विशेषता रही है, हास्य और व्यंग्य। अंधेर नगरी, चौपट राजा उनका एक ऐसा ही नाटक है जिसमें उन्होंने हंसते हुए व्यंग्य किया है। अंधेर नगरी उन्होंने प्रतीक बताया है अंग्रेजों का, और अंग्रेज राज को चौपट बताया है कि किस तरह अंधेर नगरी चौपट राजा है। उसी तरह से बंदर सभा उनकी एक कविता है जिसमें उन्होंने हास्य व्यंग्य किया है। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों, एकांकियों में व्यंग्य के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया है। अंधेर नगरी में वे लिखते हैं, चोरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। नए जमाने की मुकरी में भारतेंदु ने सामाजिक बुराइयों पर व्यंग्य किया है। उन्होंने मद्यपान पर व्यंग्य करते हुए लिखा है, मुँह जब लागे तब नहीं छूटी, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो भारतेंदु जी का जो नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा है वो भी इसी श्रेणी में आता है जिसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। बंदर सभा कविता है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों पर तीखे कटाक्ष किए हैं। बंदर सभा अंग्रेजी राज का ही प्रतीक उन्होंने बताया है। अगली उनकी विशेषता है निज भाषा से प्रेम। निज भाषा से प्रेम, भारतेंदु जी ने अपने साहित्य में अपनी हिंदी बोली को विशेष स्थान दिया है, हिंदी भाषा को विशेष स्थान दिया है। उन्होंने खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में इस ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। द्विवेदी जी भी इसी श्रेणी में आते हैं जिन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। भारतेंदु जी ने खड़ी बोली का प्रयोग करके एक नई पद्धति की शुरुआत की कि किस तरह उन्होंने निज भाषा अर्थात हिंदी को श्रेष्ठ स्थान दिलाना चाहा, और धीरे धीरे जैसा कि रीतिकाल और भक्ति काल में अवधी और ब्रज भाषा का प्रयोग अधिक होता था, लेकिन उन्होंने पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया, और द्विवेदी युग तक आते आते ये जो खड़ी बोली है उसका प्रयोग पूरी तरह से गद्य और पद्य दोनों में किए जाने लगा। आगे उनके साहित्य की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता अर्थात इतिवृत्त का अर्थ है कथा, यानी कि कथा पर अधिक बल दिया जाए।
रीतिकालीन कवियों में मुक्तक शैली की प्रधानता थी, जो कि श्रृंगारी रचनाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती थी। लेकिन भारतेंदु युग में जब भारतेंदु जी ने ज़्यादातर कविताएं लिखी तो उनमें श्रृंगार की प्रधानता नहीं थी और उन्होंने इतिवृत्तात्मकता पर बल दिया। इतिवृत्तात्मकता पर बल देने के कारण ही उनके साहित्य में जो प्रबंधात्मक काव्य भी लिखे गए, प्रबंधात्मक रचनाएं लिखी गई। उसके बाद उनका जो साहित्य की अंतिम विशेषता है वो है अभिव्यक्ति पक्ष। अभिव्यक्ति पक्ष अर्थात उनका शिल्प कार्य विधान किस तरह से था। भारतेंदु जी ने जितना भी काव्य लिखा वो समस्या पूर्ति के रूप में व्यक्त किया। उन्होंने सरल भाषा का भी प्रयोग किया है, जो कि पाठक को आसानी से समझ आ जाए। भारतेंदु जी ने काव्य की भाषा में प्रधानता ब्रजभाषा को दी। उन्होंने ब्रजभाषा के अपरिचित शब्दों को छोड़कर उसको परिष्कृत रूप अपनाया। उनकी भाषा में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्द भी आते थे। भारतेंदु जी की भाषा में कहीं कहीं व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ भी देखने को मिल जाती हैं। मुहावरों का प्रयोग भी उन्होंने कुशलतापूर्वक किया है। भारतेंदु जी की भाषा सरल है और व्यवहारिक है। उन्होंने रीतिकालीन रसपूर्ण अलंकार शैली का प्रयोग किया है। भक्ति के पदों में उन्होंने भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। नाटकों में उनकी व्यंग्यात्मक शैली है। भारतेंदु जी ने लगभग सभी रसों में कविता की है। श्रृंगार और शांत की प्रधानता उनके साहित्य में रही है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का भारतेंदु जी ने सुंदर वर्णन किया है। उनके काव्य में हास्य रस की भी उत्कृष्ट योजना देखने को मिलती है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारतेंदु बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनकी देन अपूर्व है। भारतेंदु जी हिंदी में नव जागरण का संदेश लेकर अवतरित हुए। उन्होंने हिंदी के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाव, भाषा और शैली में नवीनता तथा मौलिकता का समावेश करके उन्हें आधुनिक काल के अनुरूप बनाया। आधुनिक हिंदी के वे जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी के नाटकों का सूत्रपात भी उन्हीं के द्वारा हुआ। भारतेंदु जी अपने समय के साहित्यिक नेता थे। उनसे कितने ही प्रतिभाशाली लेखकों का जन्म हुआ। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतेंदु हिंदी साहित्यकार में एक नक्षत्र बन गए हैं और उनका युग भारतेंदु युग के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भारतेंदु जी अपनी अद्भुत प्रतिभा के लिए हमेशा हिंदी जगत में याद किए जाएंगे। कवि सुधा नामक पत्रिका भारतेंदु जी ने सन 1868 में निकाली। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली, जिसका नाम 8 अंकों के उपरांत हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया गया। आचार्य शुक्ल का मत है कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ। सन 1874 में भारतेंदु जी ने नारी शिक्षा के लिए बाल बोधनी पत्रिका निकाली। इस प्रकार कुल मिलाकर उन्होंने 3 पत्रिकाएं निकाली। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भारतेंदु ने
उर्दू में रसा उपनाम से रचना की। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इन्हें आधुनिक युग में हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। इनका मूल नाम हरीश चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी। पंडित रघुनाथ ने इनको भारतेंदु की उपाधि दी थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु हरीश चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु जी भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। उनका कार्यकाल युग की संधि पर खड़ा है। तो आज हमने पढ़ा भारतेंदु जी का जीवन परिचय और हिंदी साहित्य जगत में उनका क्या स्थान है, उनके साहित्य के आधार पर उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनको हमने पढ़ा है। भारतेंदु जी का मूल नाम हरीश चंद्र है, लेकिन भारतेंदु उनको उपाधि दी गई। भारतेंदु भारत का इंदु अर्थात भारत का चंद्रमा, ये उपाधि उन्हें पंडित रघुनाथ जी ने दी थी। और उन्होंने कुल 3 पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था, जिनमें से मुख्य है कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी। इन्हें हिंदी आधुनिक युग का पितामह भी कहा जाता है। उर्दू में ये रसा उपनाम से जाने जाते हैं। आज का जो साहित्यिक परिचय है, जीवन परिचय है भारतेंदु जी का, ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये हमारे आधुनिक काल के प्रारंभिक कवि हुए हैं। और इससे ही आगे आधुनिक काल की जो काव्य धाराएं हैं विभक्त हुई। सबसे पहले हमारी थी भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता और समकालीन कविता। तो अगले भाग में हम भारतेंदु जी के नाटक पढ़ेंगे। धन्यवाद।